हेलो इंटेलिजेंट्स। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका सेट 1 और कोड 34 1 है। उसका आज बेटा हम सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी इसके पिछले सेक्शंस हैं प्लस जितने भी PYQs और सैम्पल पेपर्स हैं, उन सब का लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना और पुराने पेपर्स भी ज़रूर देखना। चलिए सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP। बेटा यहाँ पे आपको थोड़ी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम लग रही होगी बिकॉज जो ओरिजिनल PDF मिली थी वो भी ऐसी थी। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एन AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 and 2। उसकी फर्स्ट और फिफ्थ टर्म दे रखी है एंड लास्ट टर्म दे रखी है। ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। तो AP में जो लेक्चर वीडियोस थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है कि जो चीज़ गिवन होती है और जो फाइंड करना उसको रफ में लिख लिया करो, फॉर्मूला अपने आप आपके माइंड में आ जाता है। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है और फिफ्थ टर्म दे रखी है -14 and 2। ये है क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, फर्स्ट टर्म दे रखी है यानी ए दे रखा है, तो ए इज़ गिवन टू बी -14, ठीक है। और फिफ्थ टर्म दे रखी है A5, ठीक है। A5 क्या दे रखा है बेटा 2। A5 का मतलब हो गया A+4D ना। A+4D इज गिवन टू बी 2 एंड A इज गिवन टू बी -14। तो -14 + 4D = 2, सो 4D विल बी इक्वल्स टू 2 + 14, दैट इज 4D = 16। जहाँ से बेटा जो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, जो अपनी AP का कॉमन डिफरेंस है, दैट विल कम्स आउट टू बी 16/4 विच इज इक्वल्स टू 4। ओके, इतना तो क्लियर है। अच्छा, अभी लास्ट टर्म दे रखी है बेटा, लास्ट टर्म L, ठीक है, जिसको हम जनरली AN भी बोलते हैं। इट इज़ गिवन टू बी 62, ठीक है। बस यहाँ से अपना n आ जाएगा। ये देखो, ये लास्ट टर्म इज गिवन टू बी 62। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, और AN गिवन है। बार बार बोलता हूँ, जो भी चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया करो, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करो उसका। तो A + n-1 * D is given to be 62. Now A is given to be -14 plus n we have to find out and D 4 फाइंड आउट कर रखे हैं, ठीक है। तो n-1 × 4 विल बी इक्वल्स टू 62 + 14। तो n-1 विल बी इक्वल्स टू, आगे 4 भी लिख लो, इट विल बी इक्वल टू 4 + 2 6, 6 और 1 7, 76। ओके, तो अब n की वैल्यू देख लो जो भी आपकी आएगी। तो 4 टाइम्स n-1 इक्वल्स टू 76। यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ मैं, n-1 इक्वल्स टू 76। तो n-1 क्या आ गया बेटा 76/4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, 4 1s are 4, 3 6 36, 4 9s are 36। तो n विल बी इक्वल्स टू 19 + 1 विच इज़ 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई बेटा 20। तो इंग्लिश में लिख देंगे देयर आर 20 टर्म्स इन दी AP, ठीक है। जो भी अपनी AP बनेगी उसमें कितने टर्म्स हैं बेटा, टोटल 20 टर्म्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज विच टर्म ऑफ द AP 65 61 57 50 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भी इनमें से कह रहा है वो कौन सी टर्म होगी फर्स्ट वाली जो नेगेटिव आएगी, पहली नेगेटिव टर्म कौन। अब देखो बेटा, लगातार AP कम हो रही है ना, 65 है, 61 है, 57 53, ऐसे कर कर आके नेगेटिव टर्म्स भी तो आएंगी ना। तो वो बोल रहा है कौन सी टर्म ऐसी है जो पहली नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। मतलब वो कौन सी पोजीशन पे होगी, यहाँ पर भी n ही निकालना है, हमें n ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम अपनी AP लिख लेते हैं। इसको ऐसे ही कर देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, AP क्या बेटा 60, एक बेटा मिनट, 65 61 57 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे रफ में जरा A और D की वैल्यू सब कुछ लिख लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। A इज 65 हेयर एंड D इज 61 - 65 विच इज इक्वल्स टू -4 here, ओके। एंड n वी हैव टू फाइंड आउट। बात को समझ गए। और an अपने को पता नहीं है, तो an का फॉर्मूला लगाओ बेटा। an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A + n-1 * D। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हमें नेगेटिव टर्म चाहिए, यानी अपना जो an आएगा दैट मस्ट बी लेस देन 0। उसने यही बोला ना कि कौन सी ऐसी पहली टर्म होगी जो नेगेटिव आएगी। हमें कौन सा पता कौन सी टर्म है, तो वो an ही होगी, ठीक है, जनरल में। तो A + n-1 * D इज़ नेगेटिव हेयर। तो A की वैल्यू 65 है, प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट एंड D इज़ -4 विच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव, ओके। तो ये क्या बन जाएगा 65 - 4 टाइम्स n-1 लेस देन 0। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो 65 इज़ लेस देन 4 टाइम्स n-1, 4 डिवाइड हो जाएगा, 65/4 इज़ लेस देन n-1, ओके, गेटिंग माई पॉइंट।
अच्छा अब देखो इसको डिवाइड कर लो, इट विल बी इक्वल टू 4 1 ज़ार 4, 2 5 25, 4 6 ज़ार 24, और पीछे बच गया 10 2 5, ये बच जाएगा इज़ लेस देन n प्लस -1, तो ये -1 दूसरी तरफ जाके बेटा +1 हो जाएगा, तो 17.25 इज़ लेस देन n, मतलब जो अपना n है वो 17.25 से बड़ा होगा। अब आपको पता है बेटा कि यहाँ पर जो भी n होता है दैट इज़ नेचुरल नंबर ना ऑलवेज, ओके। तो 17 पॉइंट समथिंग से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, 18 ही होगा ना। तो यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सी आएगी, 18th टर्म आएगी, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी बेटा, 18th टर्म आएगी, ये अपना आंसर था, ठीक है। और अगर वो 18th टर्म की वैल्यू भी पूछ ले, यानी कि हमें A18 फाइंड आउट करना है फिर हमें, ठीक है, A+17 डी, बात को समझ गए, ठीक है। तो आप ये भी पेपर में फाइंड आउट कर लेना, A और D तो आपको पता ही है, बात को समझ गए। अब आप इसको पूरा सोल्व करोगे ना तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा आंसर, करना है तो मैं रफ में करके बता देता हूँ वेरीफाई, वैसे एग्जाम में इसकी ज़रूरत नहीं है, बस एन की वैल्यू थी। देखो ए कितना बेटा, ए इज़ 65 + 17 टाइम डी इज़ -4, तो इट विल बी 65 माइनस 17 4 ज़ार 68, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3। ये देखो बेटा -3 आंसर आया, और यही अपनी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। ये क्या थी, कौन सी पोजीशन है, और ये क्या है उस पोजीशन पर नेगेटिव टर्म की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 भी बड़ा अच्छा बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है अब तो, है ना, आपके लिए तो ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है समझ गए। चलिए कर लेते हैं इसको प्रूफ, √5 इरेशनल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट, हाँ अब ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो हमें पता है हम कैसे शुरू करते हैं बेटा, ऑन दी कॉन्ट्रेरी, ठीक है। सपोज, क्या सपोज करना है बेटा अपने को, सपोज करना है √5 इज़ रैशनल। क्या सपोज करना है बेटा अपने को कि √5 क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो अगर √5 रैशनल है तो √5 को हम A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड HCF ऑफ AB मैं पहले ही 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप चाहो तो 2 3 लाइनें और आगे लिख सकते हो HCF 1 बनाने के लिए, यहाँ से भी ठीक है। अच्छा अब B वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू A, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो 5B² विल बी इक्वल्स टू A², ठीक है। अब देखो 5 टाइम्स समथिंग A² है, दैट मीन्स दैट इज़ 5 डिवाइड्स A², ठीक है, 5 A² को डिवाइड कर रहा है। और हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, दैट इज़ 5 डिवाइड्स A। 5 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, A को डिवाइड कर रहा है, बात को समझ गए। दैट इज़ 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ A। 5 जो है वो A का फैक्टर है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जो 5 है वो A का एक फैक्टर है, ठीक है। A का फैक्टर है यानी A क्या होगा, 5 टाइम्स समथिंग लाइक सी, बेटा अगर हम इसको बैक पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ये देखो, ठीक है, तो 5B² इक्वल्स टू A², दैट मीन्स 5B² विल बी इक्वल्स टू 5C होल स्क्वायर, तो 5B² इक्वल्स टू 25C²। अच्छा दोनों तरफ 5 5 की कटिंग हो जाएगी, तो B² विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स C²। अब अगेन देखो बेटा 5 टाइम्स समथिंग, जैसे यहाँ पर था 5 टाइम्स समथिंग इक्वल्स टू A², यहाँ पर भी 5 टाइम्स समथिंग इक्वल्स टू B², दैट इज़ 5 डिवाइड्स B²। अगेन प्राइम नंबर है वो B² को डिवाइड कर रहा है, तो B को भी डिवाइड करेगा ना, तो दैट इज़ 5 डिवाइड्स B। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ B ऑल्सो, 5B का भी फैक्टर है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा 5A का भी फैक्टर है, 5B का भी फैक्टर है, यानी कि जो A और B का HCF हो जाएगा, दैट मीन्स जो HCF हो जाएगा A और B वो 5 तो आएगा ना, मेरी बात को समझ गए, जो HCF है वो 5 तो आएगा ना। लेकिन अभी हमने ऊपर क्या देखा है कि HCF तो उनका 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, HCF 5 आ रहा है, मतलब हमारे सोल्यूशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। इतनी बात तो समझ गए ना, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट, क्या मिल गया हमको, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने शुरुआत करी है क्वेश्चन की वो गलत शुरुआत करी है। तो हमने शुरुआत क्या करी थी कि ये रैशनल है, तो शुरू में ही क्वेश्चन अपना गलत हो गया, ठीक है। दैट इज आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। सपोजिशन इज रॉन्ग मतलब जो हमने सपोज कर रखा है वो गलत सपोज कर रहा है। दैट इज √5 इज नॉट रैशनल, मतलब कि जो √5 है वो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, √5 इज इरेशनल, बस बात खत्म,
ठीक है, और यही अपने को प्रूव करना था। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ठीक है, ऐसे करना है इसको, क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 सेज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। अब ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट क्या थी बेटा, ये स्टेटमेंट ये कह रही है 28 नंबर क्वेश्चन कि अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये अपने पास एक सर्कल है जैसा भी है आड़ा टेढ़ा, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल का सेंटर लेट इट बी ओ। ओके, अच्छा अब ये दोनों आ गए रेडियस, जो कि ये दोनों आ गए रेडियस, ये दोनों आ गए रेडियस, बात को समझ गए। ठीक है बेटा, वो कह रहा है कि दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है प्लस दोनों रेडियस के बीच में जो सेंटर वाला एंगल है, ये एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है बेटा, 6th 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, है ना। 90 और 90 ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री मीन्स जिनको प्लस करके 180 आता है। ठीक है, यानी अपने को प्रूफ क्या करना है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ए पॉइंट मान लो, ये पी पॉइंट मान लो, ये क्यू पॉइंट मान लो। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख देंगे, लेट ए बी एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेट ए बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल, कौन से सर्कल पे, विद सेंटर ओ। ठीक है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ए पी एंड ए क्यू बी टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, टू दी सर्कल, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ दी सर्कल, ये सर्कल का ही तो पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमें पता है कि बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये जो अपना टेंजेंट है और रेडियस है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बात को समझ गए। ये क्या थी, ये थी अपनी थ्योरम 10.1। ठीक है, तो थ्योरम 10.1 की हेल्प से मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। बेटा एग्जाम में थ्योरम 10.1 की पूरी स्टेटमेंट लिख के आनी है आपने, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर थ्योरम 10.1 लिखा होगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। ओके, चलो, तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी। ठीक है, दैट इज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड सेकेंड वन इज ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू, जो ओ क्यू है वो भी ए क्यू के परपेंडिकुलर है। इतना तो क्लियर है थ्योरम 10.1। ओके, अब देखो परपेंडिकुलर है तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, ए पी ओ क्यू। ठीक है, सो इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। मैं थोड़ा सा हाँ यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब चारों एंगल्स को प्लस करके 360 आता है, अपने को पता ही है। ठीक है, तो एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, इन सबको प्लस करके क्या आ गया बेटा, 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 90 और 90 180 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही तो प्रूव करना था। पी ए क्यू एंड पी ओ क्यू, यही दोनों ऑपोजिट तो थे जिनको 180 सप्लीमेंट्री करना था। हैंस द रिजल्ट, हैंस द रिजल्ट का मतलब यही अपने को प्रूव करना था। समझ गए। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये ट्रिग्नोमेट्री से है क्वेश्चन। प्रूव दैट दिस थिंग इक्वल्स टू टेंजेंट है। इस पूरी चीज़ को हमने क्या प्रूव करना बेटा, टेंजेंट है प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा मिनट हाँ ये ठीक है। अच्छा, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 29 जो हम करने जा रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मैं कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए ओवर 2 कोज क्यूब ए माइनस कोज ए। इसको बेटा टेंजेंट ए प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है अपने को, टेंजेंट ए प्रूव करना है। ओके, अच्छा अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, न्यूमिनेटर में से साइन ए कॉमन आ रहा है, कर दो साइन ए कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर हो गया, डिवाइड बाय नीचे से बेटा डिनोमिनेटर में से कोज ए कॉमन आ रहा है,
तो इट विल बी इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, अब हमने प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा, हमने क्या प्रूव करना है, इसको टेंजेंट ए प्रूव करना है। तो टेंजेंट ए तो अपना आया पड़ा है साइन ए बाई कोस ए, यानी कि ये दोनों अगर कट हो जाएंगे तो साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए आ गया। यानी कि कैसे ना कैसे करके इन दोनों को हमने इक्वल कर देना ताकि ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो जाए और टेंजेंट ए हमारा आंसर बन जाए। बात को समझ आ गई? ठीक है, चलिए, तो इसको तो ये तो टेंजेंट ए अलग कर दो। अच्छा, अब इसको करो, अब इसको सेम करना है ना, तो या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो या कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो, जैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं साइन की जगह फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1 माइनस कोस के रे, क्योंकि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस के रे 1 होता है ना, आपको पता है इस बात का। ठीक है, तो 2 कोस के रे माइनस 1 कुछ इस तरह का बन गया ये। तो इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट है। अब देखना 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होएगा प्लस 2 कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, इतना तो ये बन गया 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट है। ठीक है, अब देखना -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, और नीचे ये -1 मैं आगे लिख लूँ प्लस 2 कोस स्क्वायर ए पीछे लिख लूँ। चलो जी, ये तो बन गया ना अब सेम, कैंसल आउट। और ये क्या बन गया, इक्वल टू टेंजेंट ए, जो कि हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। ठीक है, बस इतना सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। बात को समझ गए? ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट में। अच्छा, इसमें चॉइस भी दे रखी है। चलिए चॉइस वाला पार्ट करते हैं, क्या कहता है। चॉइस में क्या दे रखा है, सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इट इज इक्वल टू 1। इसको 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बेटा, सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। ओके, ये सारा आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। अच्छा, अब आपको मैंने बेटा लेक्चर वीडियोस में भी बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रही तो सब कुछ साइन कोस में चेंज कर दो, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, 1 माइनस साइन, ये तो पहले ही साइन कोस में है, क्या चेंज करना, ये बन जाएगा 1 बाई कोस ए, प्लस टेंजेंट क्या होता है बेटा, साइन ए बाय कोस ए। बात को समझ गए? ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इतना तो क्लियर है। अच्छा, अब देखना बेटा, नीचे तो क्या हो गया, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वेयर ए हो गया। अच्छा, ऊपर देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। अच्छा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अभी तो हमने यूज़ करके हटाऊँ यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है बेटा, कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, ये क्या होता है, कोस स्क्वेयर ए, और नीचे भी क्या आ गया, कोस स्क्वेयर ए, दोनों कट आउट हो गए और ये क्या बन गया 1, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। दोनों कैंसिल आउट हो गए और यही अपने को 1 ही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 से इज 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं, जिनका रेडियस अलग अलग होता है लेकिन सेंटर सेम होता है। दोनों के रेडियस दे रखे हैं 5 एंड 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, अब ये क्या बोल दिया इसने इतना सारा, देखो क्या बोल दिया इसने, नेक्स्ट पेज पे करते हैं आराम से। दिस इज वेट अ मिनट, हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। एक्चुअली दिस क्वेश्चन से इज कि हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं बेटा। एक मान लो ये वाला सर्कल है, ठीक है, और एक ये वाला सर्कल है। ओके बेटा, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। अच्छा, फिर वो कह रहा है हमने एक बड़े सर्कल की कोड ड्रॉ करी जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही है, यानी छोटे सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, तो ये सेम सेंटर है दोनों का, ओ है। तो बड़े का जो रेडियस है दैट इज़ गिवन टू बी 5, और जो छोटे का रेडियस है दैट इज़ गिवन टू बी 3। बात को समझ गए? ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो पी पॉइंट है। हमें क्या फाइंड करना बेटा, ये कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो स्मॉलर सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। बड़े सर्कल की कोड विच इज़ टेंजेंट टू दी छोटा सर्कल। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, यानी ए बी की लेंथ फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेट ए पी नहीं सॉरी ए बी बी दी कोड ऑफ दी लार्जर सर्कल। ठीक है, लार्जर सर्कल की कोड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। कौन से पॉइंट पे टच कर रही है बेटा, पी पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है जी, अच्छा अब देखो देयर फोर ओ ए विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस, ओ पी क्या है, छोटे सर्कल का रेडियस, तो ओ पी विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना तो ठीक है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखना, फिर से थ्योरम 10.1 आ गई
कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इतना तो क्लियर है। यहाँ से फिर से थ्योरम 10.1 आ जाएगी। तो थ्योरम 10.1 बार बार एग्जाम में बोल रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट लिखनी है, वहाँ पे थ्योरम 10.1 ऐसे लिख के मत आ जाना। तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग क्या आ गया, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, ओ पी ए, जिसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस यानी कि ए पी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ पी ए, देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ पी ए क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या था अपना, ओ पी एंड ए पी। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, है ना। ओ इज़ गिवन टू बी 5, ओ पी इज़ गिवन टू बी 3 एंड ए पी वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है जी, चलिए तो ये बन गया 25 इक्वल्स टू 9 प्लस ए पी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16 ए पी स्क्वायर, यानी कि जो ए पी है दैट कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। तो जो अपना ए पी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बस खत्म हो ही गया है। ओके, अच्छा ए पी 4 आ गया, हमने क्या फाइंड करा है, ए पी, लेकिन हमने पूरा ए बी फाइंड करना है। अब बेटा आएगा कॉन्सेप्ट नाइन्थ क्लास के सर्कल का। वो क्या कहता है बेटा, नाइन्थ क्लास के सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बेटा ये जो अपना टेंजेंट होता है ना, मतलब ये जो कोड होती है ना, इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है वो। ठीक है, जो अपना परपेंडिकुलर है, रेडियस है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में कोड को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए पी, तो देयर फोर ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। सो देयर फोर लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ क्या आ गई, इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो बस यही अपने को फाइंड आउट करना था एंड क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। It says find the value of p for which the quadratic equation has two equal real roots। ये भी आपको पता है बेटा, दो इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। ठीक है, कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो बस डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है, p की वैल्यू आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहीं से कर लेते हैं, वेट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में स्टेटमेंट लिख लेते हैं बेटा, पी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है। ठीक है, इसके इक्वल रूट्स हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, इट विल बी इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 px प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू p आ गई, बी की वैल्यू -2p आ गई और सी की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, सिंस सिंस इक्वेशन हैज़ कौन से इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, देयर फोर डी इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, तो बी स्क्वेयर का मतलब -2p का स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ पी एंड सी इज़ 6, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यानी कि 4p स्क्वेयर माइनस 24p इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से बेटा 4p कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। मेरी बात को समझ रहे हो, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, p कॉमन आ गया। अब बेटा फैक्टराइजेशन कितना हो गया ना, कि दो चीज़ों की प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि यहाँ तो फर्स्ट वाली चीज़ जीरो होगी और यहाँ तो सेकंड वाली चीज़ जीरो होगी, यानी p की दो वैल्यूज़ आ गई, जीरो एंड 6। तो p की दो वैल्यूज़ आ गई, जीरो एंड 6। यहाँ से p जीरो मिल जाएगा, यहाँ से p 6 मिल जाएगा, और यही अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना सेक्शन सी, बहुत ईजी, बहुत अच्छा सेक्शन था, आपने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।